अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर को रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना क्या होता है वेक्टर को, कि वेक्टर हमारे पास मसलन ये एक वेक्टर है, ये इस वेक्टर को कुछ कंपोनेंट्स में जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शंस में होते हैं उनमें स्प्लिट कर देना। मसलन मैं इसको इन दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देता हूँ, ये और ये ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसको मैं इन दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देता हूँ, ये वाला और ये वाला। इसी तरह ये एक वेक्टर है, इसको मैं दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देता हूँ, ये और ये होगी स्प्लिटिंग। इसी स्प्लिटिंग को क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। के वेक्टर्स को कुछ कंपोनेंट में स्प्लिट कर देना, ये क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ये रेजोल्यूशन हम करते क्यों हैं? असल में जब हम कोई भी वेक्टर जब हमारे पास होता है तो उसका हम किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उस वेक्टर का इफेक्ट देखना चाहते हैं, तो हम उसका वो वाला कंपोनेंट निकालते हैं और उस कंपोनेंट को निकाल के हमें पता चलता है कि उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसका कितना इफेक्ट है। मसलन मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये एक, मैं ये चाहता हूं कि ये जो डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में मुझे कुछ काम करवाना है इस ए से। मैं चाहता हूं कि इस ए की जो इफेक्टिव वैल्यू है ना इस डायरेक्शन में वो मेरे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ए का ये वाला कंपोनेंट निकाल लूंगा और ये वाला भी निकाल लूंगा। तो ये वाले कंपोनेंट को निकालने का जो नाम है, यही जो सारा प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम जिस तरह वेक्टर्स को ऐड करते थे, ऐड करके एक सिंगल रिजल्टेंट वेक्टर बना लेते थे, उसका बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है ये, कि अब हम क्या करेंगे, अब हम एक वेक्टर लेंगे, उस वेक्टर को स्प्लिट करेंगे और दो या तीन जितने भी वेक्टर्स होंगे वो हम बना लेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे और इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा भी आएंगे, उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये रेशियोज, इन रेशियोज को, कि ये रेशियोज एक्चुअली होती क्या है और इनका काम क्या है, और इसको सही इंशाल्लाह इन डेप्थ हम आगे डिस्कस करते हैं। पहले पढ़नी जरूरी है जो हमारे कोर्स में, उसके लिए है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मसलन मेरे पास एक वेक्टर है, मसलन मैं ड्रा कर लेता हूँ, ये एक वेक्टर है, इसके मैं अगर दो कंपोनेंट्स ड्रा करूँ, ये और इधर जो एंगल बन रहा है वो 90 हो, यानी ये जो दो कंपोनेंट्स हैं अगर ये आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी इनके दरमियान में जो एंगल है वो 90 का हो, तो सिंपली इसको क्या कहते हैं, इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी असल में देखें जो रेक्टेंगल होती है ना, ये आपके सामने मैं ड्रा करने लगा हूं, ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये सारे एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो ये 90 डिग्री के होने की वजह से रेक्टेंगुलर इसे कहते हैं। यानी रेक्टेंगुलर और 90 डिग्री का जो रिलेशन है ना, उसी वजह से हम बहुत सारी जगह फिजिक्स में जहाँ रेक्टेंगुलर आता है उसका मतलब ये होता है कि वो जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है अपने। और ये हो गया आप 90 का। इस तरह के एक दो और बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये वेक्टर मैंने बनाया, तो इसे क्या हो गया, सही करके बनाते हैं इसे। ये देखें, ये बनाया, इसके दो कंपोनेंट ड्रा करता हूँ, ये। अब ये दो क्या है, अब ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो अब ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, क्योंकि ये दो कंपोनेंट्स के सम से जो रिजल्टेंट आता है वो ये आता है, और इन दोनों कंपोनेंट्स का जो एंगल है वो है 90 डिग्री। और अगर ये एंगल 90 के अलावा कोई और हो तो फिर ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं कहलाएंगे। देखिए आपके सामने मैं ये ड्रा कर लेता हूँ, इसी की जगह ड्रा कर लेते हैं। ये देखें, ये और ये हमारे पास एक वेक्टर था, उसको मैंने रिजॉल्व किया दो वेक्टर में।
एक ये और एक ये। अब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज थीटा इज ग्रेटर देन 90। तो अब ये क्या है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, इसके ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है। इसी तरह अगर मेरे पास ये है, इसके मैं दो कंपोनेंट्स अगर ड्रा करूं, ये और ये। अब ये देखें, ये जो थीटा है, दिस थीटा इज लेस देन 90। ये देखें, एक मैंने ये बनाई है, इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 है, और ये मैंने एक छोटी ट्रायंगल बनाई है, इसमें थीटा लेस देन 90 है। तो इधर जो कंपोनेंट्स है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है, क्योंकि इधर जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो लेस देन और ग्रेटर देन 90 है। तो आप ये बात अब जहन में रख लें हमेशा के लिए कि अगर एंगल 90 का होगा तो जो कंपोनेंट होंगे वो कौन से होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब आगे जाते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला कि मेरे पास सिंपल ये वेक्टर दिया गया है, इसको मैंने रिजॉल्व करना है, यानी मैंने इसको स्प्लिट करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है, स्प्लिटिंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। मैंने इस वेक्टर को स्प्लिट करके दो वेक्टर्स बनाने हैं या दो से ज्यादा वेक्टर्स बनाने हैं जो के क्या हो, जो के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो। तो ये देखें, ये वेक्टर है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर का, ये देखें यहां से ये वेक्टर है और इस वेक्टर के नीचे एक्स एक्सिस पे इसके मुकाबले में यहां से लाइन ड्रा करें, और ये वाला जो पाथ इसका बन रहा है ना, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एक्स क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है। अब क्या करना है, अब यहां से मैंने क्या किया कि ये जो जगह थी ना, अभी पहले मैंने क्या किया, थोड़ा सा आप सुन लें कि ये मेरे पास वेक्टर यहाँ पे खत्म हो रहा था, तो मैंने ऐसे किया कि यहाँ पे ये खत्म हो रहा था ना, तो मैंने इससे एक लाइन ड्रा की जो मेरे एफ ऑफ एक्स पे परपेंडिकुलर बनी। तो ये जहां एंड हुई ना, तो इसके एंड होने वाली जगह क्या है, एफ ऑफ एक्स का हेड है। एफ ऑफ एक्स स्टार्ट कहां से हुआ, एफ ऑफ एक्स ओरिजिन से स्टार्ट हुआ। ये देखें, अब मैंने क्या कह दिया कि ये जो एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है, एक कंपोनेंट है। अब मैंने इसका दूसरा कंपोनेंट बनाना है, ये बहुत आसान बात है। ये देखें, अब क्या करते हैं, अब यूं करते हैं कि यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं, यहां से जो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर आए। तो इसका जो इधर फिर मैं एक डॉट लगा लेता हूं, और अब फिर मैं इधर से एक कंपोनेंट ड्रा करता हूं इधर से, जो क्या होगा, जो कंपोनेंट यहां से शुरू होगा और वो यहां तक जाएगा, यहां तक जाके इधर इसका हेड आ जाएगा। तो ये एक और कंपोनेंट बना एफ ऑफ वाई। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो अभी आपको बताने लगा हूं, और वो आपने पढ़ी भी हुई है, हम पहले इसके बारे में पढ़ भी आ चुके हैं। अब देखते हैं कि आप कितनी सेंस इस्तेमाल करते हैं। चलें, ये देखें, ये जो एफ ऑफ एक्स है ये नीचे बना है, ये इधर नीचे बना है एफ ऑफ एक्स, और जो एफ ऑफ वाई है वो मैंने इधर बना दी है, और उसी को फिर मैंने इधर भी काट दी है। तो ये क्या हुआ, ये असल में क्या हुआ, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स। कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स अलाउड होती है वेक्टर्स में, जो अगर आपने सीखनी है तो मैंने आपको इससे पिछला जो लेक्चर है वो उस लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में मुकम्मल तौर पे गाइड किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं ऊपर डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और ऊपर भी छोड़ दूंगा। तो ये देखें, ये क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स। तो एक कंपोनेंट क्या बन गया, एफ ऑफ एक्स, दूसरा कंपोनेंट क्या बन गया, एफ ऑफ वाई। ये एफ ऑफ एक्स जो है मैं इसको ऊपर भी शो कर सकता हूँ पैरेलल शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी की वजह से, और एफ ऑफ आई जो इधर बना है उसको मैं इधर भी शो कर सकता हूँ पैरेलल शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी की वजह से। अब देखें, ये जो ओ सी है ना, ये क्या है, एफ ऑफ वाई या बी ए एफ ऑफ वाई। हम असल में उधर क्यों जा रहे हैं, आसानी के लिए, क्योंकि ओरिजिन से हम ले रहे हैं सारी चीजें। ओरिजिन से जब ले रहे हैं तो आसानी होगी कि हम एफ बी ए की जगह हम ओ सी लिख दें। तो ओ सी लिखना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ओ सबका फिर ओरिजिन बन जाएगा। अगर हम बी ए लिखेंगे तो फिर तो ओरिजिन बनेगा नहीं। तो इससे जो हम आगे जो चीजें हमने निकालनी है तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएंगी।
अब देखें ओ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो ये लिखा हुआ है ओ सी एफ ऑफ वाई है, आपको सामने नजर आ रहा है कि ये इस वेक्टर का वाई कंपोनेंट है। और ओ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये जो ओ बी है ये क्या है, इसका एक्स कंपोनेंट है। अब एक बात है, इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। अगर हमने ये ठीक किया ना, तो अगर हेड टू टेल रूल से इन दोनों कंपोनेंट्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट एफ आना चाहिए। अगर वो रिजल्ट एफ नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि मैंने जो रिजल्ट निकाला वो गलत है। अब देखें ये जो f है ये किसके इक्वल है, f ऑफ x प्लस f ऑफ y। इसको आप हेड टू टेल रूल से चेक करेंगे, और जिस वक्त हम हेड टू टेल रूल से चेक करेंगे तो हम f ऑफ x की जगह क्या लिखेंगे, हम f ऑफ x की जगह o भी लिख देंगे और f ऑफ y की जगह a भी लिख देंगे, क्योंकि जिस वक्त चेक होना है वो किस तरह होना है कि हम एक वेक्टर इधर ड्रा करेंगे और फिर उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर इधर ड्रा करेंगे, उन दोनों को सम करेंगे तो हमारे पास जो वेक्टर आएगा वो आएगा f। अब एक बात आप ध्यान में रखें कि ये जो सारा प्रोसेस है ये सारा ग्राफिकल मेथड है। अभी जो हमने ये जो किया ना f इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ y, ये हमने किससे किया, ग्राफ की मदद से किया कि हमने ग्राफ पे f ऑफ x ड्रा किया और उसमें फिर हेड टू टेल रूल जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है, हेड टू टेल रूल की वजह से हमने उसमें एफ ऑफ वाई ऐड किया, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो ये क्या बन गया एफ। तो ये क्या है, हेड टू टेल रूल की वजह से ये हमारे पास आया है। जी बच्चों, ये था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम पढ़ रहे थे, अभी हमने जो चीज निकालनी है वो निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के। जो हमने एक हमारे पास वेक्टर था उसको हमने रिजॉल्व किया दो वेक्टर्स में जो कि रेक्टेंगुलर, उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट थे, कोई और कंपोनेंट नहीं थे। अब ये जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है हमने इसका कोई ऐसा रिलेशन बनाना है इस वेक्टर के साथ कि हमें इस वेक्टर की कोई वैल्यू पता हो और हमें ये थीटा पता हो ये वाला, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल सके। इस तरह का कोई फार्मूला बनाने की हम कोशिश करते हैं। कि दोबारा सुन लें कि अगर मुझे इस f का मैग्नीट्यूड पता हो और मुझे ये थीटा पता हो, तो मुझे किसी न किसी तरह मुझे ये fy और fx का मैग्नीट्यूड पता चल जाए। तो इस चीज को अब कोशिश करते हैं हम अब पढ़ने की, सीखने की, कि ये किस तरह हो सकता है कि इससे ये दो चीजें मिल सके। तो सुने आप, हम क्या करेंगे कि ये जो है इधर हम ये कहेंगे कि ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि ये तो हमें पता है कि इधर का जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है। ये बात तो कंफर्म है ना आप सबको कि ये एंगल 90 डिग्री है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। अब देखें, अब ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली और इसका मैंने नाम रख दिया OAB। अब थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इधर लगेगी, बिल्कुल बेसिक सी। आपको पता है कि जो cos थीटा होता है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, कि वो ट्रायंगल की एक रेशियो होती है, जिसका मतलब ये होता है कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज की जो रेशियो होती है उसको हम cos थीटा कहते हैं। बेस बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो को cos थीटा कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या है, OB देखें बेस है और OA क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्योंकि ये जो 90 का एंगल होता है इसके सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज, और हमारा जो थीटा होता है इसके सामने जो साइड होती है वो होता है परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो साइड होती है वो होती है बेस। तो मैंने क्या कहा कि बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस अब क्या है, बेस है हमारे पास OB और हाइपोटेन्यूज क्या है, OA। अब देखें हम करने क्या जा रहे हैं, जो f ऑफ x है ना, ये है मेरे पास f ऑफ x।
इसका जो मैग्नीट्यूड बनता है वो किसके इक्वल है, ओ बी, जो आपको इस डायग्राम से शो हो रहा है। ये देखें, इस डायग्राम में आप देखें ओ बी, एफ ऑफ एक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ओ बी के। और जो ओ ए है, ओ ए का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ओ ए का मैग्नीट्यूड, सॉरी, ओ जो एफ है इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है। अब देखें cos थीटा ओ बी बाई ओ ए हो गया, और इधर से इसे शिफ्ट कर लेंगे, ओ बी इज इक्वल टू ओ ए cos थीटा हो जाएगा। ये इधर यूं शिफ्ट किया, इधर लेके आए हैं, और ओ बी इज इक्वल टू ओ ए cos थीटा हो गया। अब देखें ओ बी इज इक्वल टू ओ ए cos थीटा। अब ओ बी क्या है, एफ ऑफ एक्स का मैग्नीट्यूड, और ओ ए क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड साथ cos थीटा। आप एग्जाम में रहे कि जो एफ ऑफ एक्स मैंने लिखा है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए लिखा है, ये एक वेक्टर नहीं है, बल्कि एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है। तो अब हमने किया क्या कि ये एक फार्मूला जनरेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स हम किस तरह पता लगाया करेंगे। हमें अगर एफ दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे कि हम एफ के साथ इस एंगल का cos थीटा ले लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एफ cos थीटा, जो क्या होगा एफ ऑफ एक्स। तो अब जो दूसरा कंपोनेंट है, जो y कंपोनेंट है, उसके ऊपर भी जाते हैं, उसको देखते हैं। ये देखें, हमें ये पता है कि sin थीटा भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और sin थीटा जो है ये किस और किस के दरमियान में रेशियो होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में रेशियो होती है। तो sin थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान में रेशियो है। तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या है, इस केस में परपेंडिकुलर है f ऑफ y का मैग्नीट्यूड, और हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है, f का मैग्नीट्यूड। यानी f ऑफ y का मैग्नीट्यूड क्या है, a b, और f का मैग्नीट्यूड क्या है, o a, जो उधर भी था हमारे पास। अब देखें a b, तो फिर हमारे पास sin थीटा किसके इक्वल हो गया, sin थीटा इक्वल हो गया, sin थीटा हमारे पास इक्वल हो गया ए बी बाई ओ ए के। अब देखिए ए बी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा हो गया, ए बी इज इक्वल टू ओ ए साइन थीटा, तो एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो हमने दो फार्मूले जनरेट किए हैं छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा के, कि हम क्या करेंगे कि अगर हमें ये वेक्टर दे दिया जाता है और इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का अगर हमें कहा जाता है कि आप मैग्नीट्यूड बताएं, तो हम इन दो फार्मूलाज की मदद से हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। थैंक्स।